हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। आज इस वीडियो में हम सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत ही साधन और अभिकरण के बारे में जानेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को प्रभावित बनाने के लिए अनेक साधनों और अभिकरणों का सहारा लिया जाता है। अगर साधारण रूप से हम बात करें तो ये साधन और अभिकरण, इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, फिर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। देखिए, अभिकरण का आज इस वीडियो में हम सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत ही साधन और अभिकरण के बारे में जानेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को प्रभावित बनाने के लिए अनेक साधनों और अभिकरणों का सहारा लिया जाता है। देखिए, अभिकरण का तात्पर्य उन समूहों, संगठनों और सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करती हैं। नियमों को लागू करने का माध्यम अभिकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, अनेक संगठन जो प्रथाओं का रूप ले लेती हैं, उन्हें मान्य करती हैं, वो सभी परंपराएं, नियमों और कानून को लागू करने वाले जो मृत साधन होते हैं, यही अभिकरण कहे जाते हैं। और अगर हम साधन की बात करें तो साधन का तात्पर्य सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत ये होता है कि जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करती है, जैसे कि प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हास्य व्यंग्य वगैरह, प्रचार, जनमत, कानून, पुरस्कार एवं दंड, ये सभी उदाहरण हैं साधन के। अभिकरण और साधन मिलकर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को कायम रखते हैं। अब हम इन सभी साधन और अभिकरणों को और स्पष्ट तरीके से जानेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है परिवार। देखिए, नियंत्रण के अनौपचारिक, असंगठित और प्राथमिक साधनों में परिवार का स्थान सर्वोपरि है। परिवार व्यक्ति के समाजीकरण के प्रमुख भूमिका निभाता है। समाजीकरण के द्वारा परिवार व्यक्ति को सामाजिक विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं और नियमों से परिचित कराता है। इस प्रकार परिवार व्यक्ति के व्यवहार पर अंकुश रखकर समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट है जनरीतियाँ। देखिए, समाजशास्त्री समनर कहते हैं कि जनरीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती है जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। वहीं समाजशास्त्री मैकाइवर के अनुसार समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियाँ जनरीतियाँ ही कहलाती हैं। जनरीतियाँ भी सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका जन्म अपने आप होता है और बार बार दोहराने से ये विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति जानबूझकर की गई होती है, साथ ही कहीं ना कहीं ये समाज के कल्याण के लिए होती है। हालांकि समाज में सभी लोग उनका पालन कर रहे हैं और दूसरे व्यक्तियों में उन्हें स्वीकार करने के लिए वो एक तरह से मान्य भी करते हैं, जिससे कि दूसरे भी उसे मानने लगते हैं। बिना सोचे विचारे और अचेतन रूप में ही व्यक्ति जनरीतियों का पालन करने लगते हैं। इनका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा निंदा व आलोचना की जाती है, व्यक्ति की हंसी उड़ाई जाती है और उस पर व्यंग्य किया जाता है। इस प्रकार से जनरीतियाँ अधिक शक्तिशाली होती हैं, इसलिए इनका उल्लंघन करना समाज के लिए कठिन होता है। तीसरा पॉइंट है लोकाचार या रूढ़ियाँ। देखिए, जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वे लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती है। ये जनरीतियाँ अपेक्षा से अधिक स्थिर होती हैं और उनका उल्लंघन करने पर कठोर दंड भी दिया जाता है समाज से में, यानी एक दंड व्यवस्था भी बन जाती है। तो लोकाचार में उचित और अनुचित का भाव निहित होता है। लोकाचार सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक लोकाचार में हमें कुछ कार्य करने का निर्देश देते हैं, जैसे सदा सच बोलना, सभी पर दया करना, माता पिता की आज्ञा मानना, ईमानदार होना। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं सकारात्मक लोकाचार रूढ़ियों के अंतर्गत आते हैं। वहीं नकारात्मकता में हमें कुछ कार्यों को न करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि चोरी न करना, झूठ न बोलना, हिंसा न करना आदि। ये सभी नकारात्मकता के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकाचार का पालन करना नैतिक दृष्टि से उचित माना जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो लोकाचार द्वारा बनाई गई जो रूढ़ियाँ हैं या रूढ़िगत जो बातें होती हैं, वो समाज में नियंत्रण बनाए रखती हैं। तो ये भी समाज के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चौथा पॉइंट है प्रचार। देखिए, वर्तमान समय में प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन बन चुका है।
व्यक्ति और समूह के व्यवहार पर प्रचार द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। प्रचार के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है। वैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, दर्शनी, मेले या सभा समारोह आदि प्रचार के द्वारा अच्छे और बुरे दोनों ही बातों का प्रसार होता है। तो इस तरह से प्रचार द्वारा लोगों को एक विशेष प्रकार से आचरण करने का सुझाव दिया जाता है। 5वां पॉइंट है प्रथाएं। देखिए, प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब जन रीतियाँ व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं और सारे समूह और समाज की ये आदत बन जाती है, तो वे ही प्रथाओं का रूप ले लेते हैं। समाजशास्त्री गिन्सबर्ग कहते हैं कि प्रथा व्यवहार का वह स्वरूप है जो आदत का रूप ले लेती है और समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा उसका पालन किया जाता है। तो इस तरह से प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण का भी बहुत अच्छा साधन है जो समाज में नियंत्रण बनाए रखती हैं। 6वां पॉइंट है जनमत। देखिए, जनमत भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन है। समाजशास्त्री बोटोमोर का तो कहना है कि जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंधित और निर्देशित करता है। यानी आदिम और आधुनिक सभी समाजों में जनमत लोगों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है। सभ्य समाजों में तो जनमत सरकार की नीतियों, संघों, राज्य, सामाजिक व्यवहारों और समूहों पर अंकुश रखने वाली एक महान सामाजिक शक्ति है। 8वां पॉइंट है दंड एवं पुरस्कार। देखिए, दंड एवं पुरस्कार सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन है और पुरस्कार के कारण ही व्यक्ति की जो कार्य कुशलता है इसमें भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से दंड एवं पुरस्कार सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। 9वां पॉइंट है नेता। देखिए, नेता सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन होते हैं। नेतृत्व और नेता अनेक प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, परंपरावादी, चमत्कारी और प्रजातंत्रवादी। सभी नेता समाज में किसी न किसी रूप में नियंत्रण बनाए रखते हैं। 10वां पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका। देखिए, सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका या फिर महत्व को कई विद्वानों ने स्वीकार किया है। समाजशास्त्री रॉस ने कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। इस तरह से उन्होंने लिखा है। यानी रॉस ये कह रहे हैं कि कानून समाज द्वारा ही बनाया गया एक सिस्टम है जिसके द्वारा समाज में जो सामाजिक नियंत्रण है ये अच्छी तरह से बना रहता है। वैसे कानून समाज में 2 प्रकार से नियंत्रण बनाता है, एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक तरीके से। नकारात्मक पद्धति में कानून कुछ कार्यों को करने के लिए मना करता है और ऐसे न करने पर दंड की व्यवस्था करता है। वहीं सकारात्मक पद्धति में कुछ कार्य को करने का निर्देश दिया जाता है और उसके लिए पुरस्कार, पद, प्रमाण आदि की व्यवस्था की जाती है। इस तरह से कानून अपने इन 2 प्रकारों यानी सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि से समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। 11वां पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका। देखिए, राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अभिकरण है। इसके पास दमनकारी शक्ति होती है, यानी पुलिस, न्याय, जेल एवं कानून के द्वारा वह अपने भू क्षेत्र में सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखता है। समाज विरोधी तत्व और अपराधियों पर अंकुश रखता है, उन्हें दंड देता है और सामाजिक नियमों कानून का पालन करने वाले को पुरस्कृत करता है। समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड लिखते हैं कि राज्य समाज की वह एजेंसी या फिर संस्था है जो शक्ति का प्रयोग करने और दमनकारी नियंत्रण को लागू करने का अधिकार रखती है। वह इस शक्ति का उपयोग सदस्यों पर नियंत्रण रखने और किसी अन्य समाज के विरुद्ध कर सकता है। कानून कई कार्यों द्वारा अपने इस व्यवस्था को बनाए रखता है। 12वां पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका। देखिए, धर्म भी सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। ईश्वर, पाप, नरक के भय से व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों से बचता है और इस तरह से सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कई प्रकार से वो नियंत्रित करता है। जैसे कि धर्म मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है, धर्म सुरक्षा की भावना पैदा करता है, साथ ही धर्म पवित्रता की जो भावना है इसे भी विकसित करता है। धर्म धार्मिक संस्कार को बनाए रखता है समाज में,
जिससे कि सामाजिक नियंत्रण और अच्छी तरह से बना रहता है। वहीं धर्म कर्तव्य एवं कर्म के नियंत्रण में भी अपना प्रारूप बनाए रखता है, जिससे कि धर्म कहीं न कहीं जो अच्छे आदर्श हैं, जो नियम है समाज के वहाँ के, उसे लागू करने में अच्छा विश्वास अपना साबित करता है। धर्म आर्थिक जीवन पर भी नियंत्रण रखता है और साथ ही व्यक्ति का विकास भी धर्म के द्वारा होता है और साथ ही मनोवैज्ञानिक संतोष भी मिलता है धर्म द्वारा। लोकाचारों की पुष्टि भी धर्म द्वारा ही होता है। सामाजिक एकीकरण भी धर्म द्वारा होता है। सामाजिक नियंत्रण भी इसी के अंतर्गत होता है। इस तरह से धर्म कई रूपों में सामाजिक नियंत्रण में अपना योगदान देता है। 13वां पॉइंट है नैतिक एवं सामाजिक नियंत्रण। ये धर्म की तरह नैतिकता भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। नैतिकता व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध कराती है और साथ ही उसे अच्छे कार्य करने का निर्देश देती है। नैतिकता अनुचित एवं बुरे कार्यों पर रोक लगाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि धर्म एवं नैतिकता दोनों ही सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं और परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी है। लेकिन वर्तमान समय में धर्म का प्रभाव थोड़ा कम दिखता है और धर्म के प्रभाव के घटने के कारण ही नैतिकता को अपना आधार बदलना होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो नैतिकता धर्म से जुड़ा हुआ है, इसको हटा के हमें सिर्फ नैतिकता के बारे में सोचना होगा। नैतिकता के आधार को एक अलग परिभाषा देनी होगी, ऐसा समाजशास्त्री कहते हैं। इस संदर्भ में समाजशास्त्री बोटोमोर ने ये भी लिखा है कि वर्तमान युग में संस्कार और नैतिक नियमों के बीच एक स्पष्ट भेद किया गया है और धार्मिक विश्वास के हास्य के साथ यह आवश्यक हो गया है कि नैतिक नियमों के लिए एक नए आधार पर विषय वस्तु को ढूंढा जाए। यानी कि जो ये नैतिकता है जो धर्म से जुड़ा हुआ था, अब हमें ये चाहिए कि नैतिकता को समाज में लागू करने के लिए एक नए प्रमाण के साथ उसे लागू किया जाए कि नैतिक कार्यों को करने से किस तरह से जो सामाजिक जीवन है वो सकारात्मकता की ओर जाता है। ये सभी हमें समाज को दिखाना होगा, ऐसा बोटोमोर जी का कहना है। 14वां पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका। देखिए, शिक्षा के अलग अलग कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य समाज में नियंत्रण बनाए रखना भी है। सामाजिक नियंत्रण के अन्य जो साधन हैं वो व्यक्तियों के प्रति कठोरता बरत सकते हैं, दंड, दबाव और बदले की भावना से काम ले सकते हैं। ये सभी कहीं न कहीं सामाजिक नियंत्रण करते हैं। लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा व्यक्ति में तर्क और विवेक पैदा करता है, उसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति पैदा करता है, जिससे कि वह अपने आप ही उचित और अनुचित को ध्यान में रखकर सामाजिक नियमों, प्रतिमानों और कानूनों का पालन करता है। समाज में नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, व्यक्तियों का समाजीकरण करता है। यानी समाजीकरण का तात्पर्य व्यक्ति को अपनी संस्कृति और समाज का ज्ञान प्रदान कर समाज की एक प्रक्रियात्मक इकाई बनाना होता है, जो कि शिक्षा बहुत अच्छी तरह से करता है। वहीं बौद्धिक विकास भी करता है शिक्षा, जिसके द्वारा हम कहीं ना कहीं ये समझ पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और नैतिक विकास भी करता है शिक्षा। संस्कृति होती है, इसका हस्तांतरण करते समय हमें ये भी बोध कराता है कि हमारी संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण है, ये किस तरह से पर्यावरण और हमारे लिए किस तरह से अच्छा है। तो ये सभी कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण ही होता है। और साथ ही मानव को सभ्य बनाता है शिक्षा। आर्थिक जीवन को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है शिक्षा। तो इस प्रकार से व्यापक अर्थों में शिक्षा बचपन से लेकर पौन अवस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, इस टॉपिक से यानी सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण से हमें ये बात स्पष्ट पता चल जाती है कि समाज में नियंत्रण बनाए रखने में अलग अलग साधन एवं अभिकरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।